नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अंजू आप सभी का ई कंटेंट अध्ययन और अध्यापन में स्वागत करती हूँ। लॉकडाउन के इस अवसर पर उम्मीद है कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए अब हम लोग अपने विषय का शुभारंभ करते हैं, जो कि है भारत में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा, जिसे पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं। भारतीय शासन प्रणाली को शासन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है। यूनियन गवर्नमेंट, जो शासन का सर्वोच्च स्तर है, यूनियन गवर्नमेंट को ही 3 अंग हैं, जिसमें हम संसदीय व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, जिसमें राष्ट्रपति और संसद के माध्यम से शासन का संचालन होता है। दूसरे स्तर पर हैं इकाइयाँ, जिसको आप राज्य भी बोलते हैं। इकाइयाँ ये राज्यों में भी, जिसको शासन का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, और विधायिका के रूप में राज्य विधानमंडल होते। और स्थानीय स्तर पर हमने स्थानीय लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय क्या कहते हैं, सरकार को शासन की सुविधा के लिए इसको क्या है, इसका गठन किया गया है। स्थानीय स्वशासन मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। म्यूनिसिपैलिटी या नगर पंचायत स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। नगर स्थानीय स्वशासन को शासन की दृष्टि से 3 भागों में रखकर बांटा गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उच्च स्तर पर, म्यूनिसिपल काउंसिल मध्यवर्ती, और नगर पंचायत। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को आप नगर महापालिका भी कह सकते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल को नगर पालिका भी कहते हैं, और नगर पंचायत जो सबसे छोटी, ये बात ध्यान रखने की है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, ये बड़े जो शहर हैं जिनकी जनसंख्या क्या है, बड़ी है, वहाँ पर ये अवस्थित होता है। जैसे आप कह सकते हैं लखनऊ, या रख सकते हैं कानपुर, या आप रख सकते हैं मेरठ। यहाँ पर क्या है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर महापालिका। जबकि म्यूनिसिपल जो काउंसिल होता है, ये जिनकी जनसंख्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर महापालिका से कम लेकिन नगर पंचायत से ज़्यादा होती है, जिसमें आप अपने शहर हरदोई को क्या करते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। और सबसे निचले स्तर पर होता है शहरी निकायों में नगर पंचायत। ये तो रहा स्थानीय शहरी निकायों के। अब हम देखते हैं ग्रामीण जो स्वशासन होता है, जिसको पंचायती राज व्यवस्था भी कहते हैं, इनका गठन ये भी 3 आधारों पर गठित होती हैं। जिला स्तर पर इनको जिला पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। मध्यवर्ती स्तर पर इनको इंटरमीडिएट पंचायत या मध्यवर्ती पंचायत, या आप कह सकते हैं ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक पंचायत के रूप में आप गठित मतलब इसको याद कर सकते हैं। और सबसे निचले स्तर पर होता है ग्राम पंचायत। स्थानीय स्वशासन को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन। फिर से हम कह रहे हैं, स्थानीय स्वशासन को हम 2 भागों में बांटते हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या है? जो शासन कहाँ करता है? गांव में। कहाँ करता है? विलेज में। ठीक है। और जो शहरी स्थानीय स्वशासन है, ये शासन कहाँ करता है? सिटीज़ में। ठीक। एक एक करके हम समझेंगे। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को जो जिसका ढांचा है
वो सबसे छोटे स्तर पर ग्राम सभा होती है और सबसे उच्च स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत होती है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि जिला स्तर पर जिला पंचायत होती है जो कि पूरे ज़िले में एक होती है। उसके नीचे होती है ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल पर होता है। इसके पश्चात होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। और सबसे छोटे स्तर पर होता है ग्राम सभा। मतलब गांव का हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वो किसका सदस्य हो सकता है? ग्राम सभा का। किसका सदस्य हो सकता है? ग्राम सभा का। ग्राम सभा के द्वारा ही गठन किया जाता है ग्राम पंचायत का, जिसमें आप कह सकते हो कि प्रधान होते हैं या उनके जो सहयोगी होते हैं, पंच होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। कई ग्राम पंचायतों को मिला करके पंचायत समिति, या भी मैंने जिसको बताया ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति का गठन होता है और उस ज़िले में सारे पंचायत समिति को मिलाकर जो गठित होती है जिला स्तर पर उसको कहते हैं जिला पंचायत। ठीक। अब हम आते हैं शहरी स्थानीय स्वशासन को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। बड़े शहरों के लिए नगर महापालिका, छोटे शहरों के लिए नगर पालिका और सबसे जिनकी जनसंख्या कम है, टाउनशिप जैसे आपका संडीला हुआ, इनके लिए क्या कहते हैं? नगर परिषद। अब हम विस्तार से देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन है क्या चीज़, किसे कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य है स्थानीय समस्याओं को जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के माध्यम से संपादित और संचालित किया जाए, उसको हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन। अब प्रश्न उठता है क्यों? ताकि अपनी जो आसपास की समस्याएं हैं जनता, जैसे बिजली, पानी, लाइट, सड़क, नाली, ये सारी जो समस्याएं हैं जो हमारे और आप, इनसे जनता, क्योंकि सबसे ज़्यादा कौन जानेगा अच्छे से? हम और आप, क्योंकि हम फेस कर रहे हैं। तो इस स्थानीय स्वशासन के माध्यम से जनता को अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए शासन प्रक्रिया में जोड़ा जाता है। ये सबसे निचला स्तर होता है और सबसे जनता को सबसे समीप होता है, ताकि वो अपनी समस्याओं को स्वयं अपने माध्यम से क्या कर सके? समाधानित कर सके। ये स्थानीय स्वशासन या चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, ये सबसे शासन के सबसे निचले स्तर पर से काम करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि भारत में शासन प्रक्रिया को 3 भागों में बांटते हैं। सभी यूनियन मतलब केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, फिर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और सबसे नीचे क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट। तो ये क्या है? लोकल गवर्नमेंट है, ताकि आम जनता अपनी समस्याओं को अपने ही लेवल पर क्या कर सके? समाधानित कर सके। अब प्रश्न उठता है, ये जो स्थानीय स्वशासन या ये पंचायती राज व्यवस्था, ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा आई कहाँ से? बच्चों, सबसे पहले 1930 और 40 के दशक में सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्वराज की बात की थी। किसकी बात की थी? ग्राम स्वराज की बात की थी, ताकि सभी लोग क्या करें? एक दूसरे से अंतर संबंध, इंटरडिपेंडेंट होकर अपनी समस्याओं को क्या कर समाधानित कर सकें। फिर इस ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है, स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इसको और बढ़ाया गया, ताकि स्वतंत्रता के बाद भी आम जन अपनी समस्याओं को स्वयं पूरा उसको हटा सकें, मिटा सकें और वो स्वयं सक्षम हो सके। हमारे संविधान में भी गांधी जी के इस जो सपना था
ग्राम स्वशासन का या स्थानीय स्वशासन का, इसको पूरा सम्मान देते हुए भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के द्वारा, किसके द्वारा, अनुच्छेद 40 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। जब हम आप जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1950 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, और इसी जो स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को हमारे देश में लागू करवाते हुए पहली बार 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास केंद्र, किसकी बात की, सामुदायिक विकास केंद्र के रूप में इसको लागू किया गया था, जिसमें गांवों के विकास की बात की गई थी। लेकिन ये जो सामुदायिक विकास था जिसको 1952 में लागू किया गया था, ये अपने जो दूरगामी जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसको पूरा करने में सफल नहीं सिद्ध हुआ। मतलब ये पूरी तरीके से अपने जिस उद्देश्य से ये गठित किया गया था, अपनी सफलता को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। इसके परिणाम स्वरूप भारत में बलवंत राय मेहता समिति को लागू किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय रूप से स्थानीय स्वशासन, कितने त्रिस्तरीय रूप से स्थानीय स्वशासन को लागू करने की बात की थी, और पहली बार बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 में त्रिस्तरीय व्यवस्था को क्या किया गया था, लागू किया गया था। आइए हम देखते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति जिसने अपनी सिफारिशें 57 में दी थी और इसको 1958 में लागू किया गया था राजस्थान के नागौर में, ये किस अवधारणा की बात करता है। ये अभी मैंने कहा, ये पंचायत, ये पीआरआई का मतलब जो मैं आप ये दिख रहा है स्लाइड्स में, पीआरआई का मतलब क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय निकाय के रूप में या त्रिस्तरीय ढांचे के रूप में ये स्वीकार करने की बात करता है। जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और विलेज स्तर पर क्या है, ग्राम पंचायत। फिर से मैं बताऊं, ग्रामीण जो हर गांव में ग्राम सभा होगी जिसमें 18 वर्ष के नागरिक, सभी नागरिक इसके सदस्य होंगे। ग्राम सभा ही किसको चुनेगी, ग्राम पंचायत को। कई सारे ग्राम पंचायत मिलाकर ब्लॉक लेवल पर क्या होंगे, पंचायत समिति होगी, और उस सारे पंचायत ब्लॉक को मिलाकर जिला स्तर पर क्या होगा, जिला पंचायत। ये किसकी सिफारिशें थी, बलवंत राय मेहता समिति की, जो 1957 में जिसने अपनी सिफारिशें दी थी। ध्यान दीजिएगा, त्रिस्तरीय। और सबसे पहला राज्य जो जिसने इस समिति की अनुशंसा के आधार पर अपना किया था वो कौन सा था, राजस्थान। ठीक है, कब, 1958 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने कहा कि गांधी जी के सपने के आधार पर भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के रूप में इनको क्या किया गया, स्वीकार किया गया। लेकिन इनको कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था, इसीलिए हर राज्य सरकारें इनको अपने राज्य में लागू करवाने में इनको दिक्कतें आ रही थी, जिसको दूर करने के लिए हालांकि राजीव गांधी सरकार ने प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। फिर पीवी नरसिम्हा राव ने 73 संवैधानिक संशोधन करके 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया, और किसके द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को, और 74वें संविधान स्वशासन के द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को उन्होंने संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया। ठीक है, जो 73वां संवैधानिक संशोधन था जो मूल रूप से ग्रामीण स्वशासन से संबंधित था, इसको राज्यसभा और लोकसभा में 92 में इसको पारित किया गया। और ये कब राष्ट्रपति ने इसको 20 अप्रैल 1993 को इसमें अपनी
क्या दी? संस्तुति दी, और ये एक कानून बन गया। अब हम देखते हैं ये इस अमेंडमेंट के द्वारा मेन इसके फोकस क्या है, मेन तत्व क्या है जिसके द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक रूप से एक महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ। इस जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसने त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को स्वीकार किया। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति और जिला पंचायत, नंबर 1। दूसरा, इसमें पंचायतों के जो चुनाव होंगे वो कितने साल में होंगे? 5 साल में पंचायतों के चुनाव करवाने पर इसमें सहमति दी गई। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये प्रावधानित किया गया कि ग्रामीण स्तर पर पंचायतों में एससी और एसटी को आगे आने के लिए इनको आरक्षण प्रदान किया जाए और एक निश्चित संख्या में सीटें इनको आरक्षित की गई। इसके साथ ही साथ ये प्रावधान था कि इसमें वुमेन्स को, किसको बच्चों? महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए ताकि उनकी लोकतंत्र में भागीदारी क्या हो सके? स्थापित या सुरक्षित हो सके। इसके साथ ही साथ स्थानीय स्वशासन में फंड की व्यवस्था या वित्त की व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन की या राज्य वित्त आयोग की को संस्तुति प्रदान की गई या इसको स्थापित किया गया। ठीक है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग इन स्थानीय स्वशासन के चुनावों को क्या करेगा? संपादित और संचालित कर देगा। ठीक है। इसके अलावा इसके साथ ही साथ अगला प्रमुख जो इसमें प्रावधान किया गया कि जो जिला विकास समिति के द्वारा इनके विकास के जो प्रारूप हैं इनको इसका खाका या इसका निर्देशन या इसको क्या कहते हैं, इसको फाइनल तरीके से इसको बनाया जाएगा। ठीक है। स्थानीय स्वशासन में एक बात ध्यान देने की है कि ये हमारे स्थानीय जो 52वां संविधान संशोधन था या 52वां, इसको हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची के द्वारा इसको सम्मिलित किया गया, जिसमें 29 सब्जेक्ट थे। कितने विषय थे? 29 सब्जेक्ट थे। और जो 12वीं अनुसूची है जो कि शहरी निकायों से संबंधित है, इसमें कितने विषय हैं? इसमें 18 विषय हैं। कई बार ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत से संबंधित जो 52वां संविधान संशोधन हुआ उसमें कितने विषय हैं? तो आंसर क्या होगा? 29। और शहरी निकायों में जब 52वां संशोधन हुआ जिसको 12वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, उसमें कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। ठीक है। इस ग्राम सभा का जो उद्देश्य था, जो निचले स्तर पर ग्रामीण समस्याओं को समाधानित करना है जिससे ग्राम का विकास हो सके। और एक महत्वपूर्ण संस्तुति ये भी थी कि रिजर्वेशंस को, जो एससी और एसटी को हैं, पंचायती राज व्यवस्था में रोटेशन के आधार पर इनको क्या किया जाए? लागू किया जाए। अब प्रश्न आता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो गांधी जी का एक सपना था, इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव, प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख लक्ष्य, प्रमुख गोल क्या क्या थे? जाहिर सी बात है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। आपको पता है एक्टन की एक परिभाषा बहुत सुप्रसिद्ध है कि पावर क्या करती है? भ्रष्ट करती है, और एब्सोल्यूट पावर पूरी तरीके से भ्रष्ट करती है। इसीलिए शक्ति को निरंकुश होने से बचाने के लिए भारतीय संविधान में शासन को 3 स्तरों पर बांटा गया।
यूनियन, स्टेट एंड लोकल, और लोकल में भी जनता को शासन से जोड़ा गया। इसका उद्देश्य क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीयकरण, ताकि लोग शक्ति क्या हो जाए, बट जाए, और निरंकुशता की संभावना क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इसके दूसरा प्रमुख जो इसका उद्देश्य था कि लोकतंत्र को क्या करना, मजबूत करना ग्रॉस लेवल पे। ग्रॉस लेवल मतलब जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? जब आम जनता अपनी समस्याओं से समाधानित करने के लिए आगे आएगी, विकास की बात करेगी, राजनीति में जुड़ेगी, तब जो लोकतंत्र का जो उद्देश्य है, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये पूरी तरीके से क्या होगा, संपन्न होगा। नहीं तो फिर लोकतंत्र इन्हें गिने चुने लोगों के हाथ की एक कठपुतली बन जाएगा। जो इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य, सबसे मजबूत आधार था कि प्रजातंत्र को मजबूत बनाना, ताकि जमीनी स्तर से लोग जितना जुड़ेंगे, प्रजातंत्र उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा, उतना ही क्या होगा, दृढ़ होगा। इसके साथ साथ अगला था डेवलपमेंट ऑफ विलेज, गांव का विकास करना। जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करके जो स्थानीय निकाय हैं उनको गांवों को ज़्यादा से ज़्यादा विकास के स्तर पर क्या करेंगे, इसको विकास करेंगे, उनको जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे, ताकि गांवों का, शहरों का, सबका विकास हो सके। इसके अलावा अगला उद्देश्य था कि वीकर और बैकवर्ड क्लास। वीकर और बैकवर्ड क्लास बेसिकली अगर हम देखते हैं तो कौन है, एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। आज भी 75 साल के बाद भी हमारे यहाँ देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की समस्याएं उतनी सुधरी नहीं है जितनी उम्मीद की गई थी। इसीलिए इनको राजनीति शासन प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, इसीलिए हमारे संविधान में स्थानीय स्वशासन में इनकी आरक्षण का प्रावधान करके इनको राजनीति में लाने का प्रयास किया गया है स्थानीय स्तर पर, ताकि इनकी दशा और दिशा सुधर सके। इसके अलावा बच्चों, जो महिला जो आधी आबादी हुए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भी वो पूर्ण रूप से अपने कह सकते हैं कि विकास पथ पर अग्रसर नहीं है, उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, जिसको कि सही प्रतिनिधित्व देने के लिए ही स्थानीय स्तर पर 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, ताकि राजनीति में महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी, महिलाओं आगे आएंगी, ताकि वो जो भी समस्याएं हैं उनको क्या कर सके, दूर कर सके। अगला जो उद्देश्य था, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट लोअर लेवल, मतलब स्थानीय स्तर पर लोग जुड़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने कहा कि ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन होता है वो 3 भागों में बांटते हैं, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है, ग्राम सभा, जिसमें सभी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोग जिसके सदस्य होते हैं। इसके द्वारा जो कि गांव के या शहरों के सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, इससे लोगों की सहभागिता जमीनी स्तर पर अधिक से अधिक क्या होती है, मजबूत होती है। जब वो शासन प्रक्रिया में जुड़ेंगे, जब वो अपनी समस्याओं को समाधानित करेंगे, तो उनके लोगों के अंदर, आम लोगों के अंदर, जो कि इतनी जद्दोजहद के बाद उन्होंने आज़ादी पाई थी, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिपेंडेंस और आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होगी, जो किसी भी देश के नवनिर्माण और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो स्वाभाविक रूप से जो हमारी स्थानीय स्वशासन है उसका एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव था। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण है कि जमीनी स्तर से
लोग जब राजनीति में सहभागी होंगे इन स्थानीय निकायों के माध्यम से, तो इन्हीं व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति महान नेतृत्व के रूप में उभर कर आएगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल से ही राजनीति में अपनी भूमिका को निर्वाह कर चुका है। ये तो रहा पंचायती राज व्यवस्था, भारत में कैसे स्थानीय स्वशासन काम करती है, किस प्रकार की उसकी भूमिका है, कब अवधारणा आई और इसके उद्देश्य क्या हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।